नमस्कार। मैं विकी शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून 2023 में कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाली हैं। ध्यान रहे कि हर राशि के लिए डेट्स डिफ़र करेंगी क्योंकि डेट्स का निर्धारण ग्रहों के गोचर के आधार पर किया गया है। हाँ, कुछ डेट्स कॉमन भी हो सकती हैं। देखिए, हमें अगर ये जानकारी हो जाए कि आने वाले समय में इन तिथियों में इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं, तो उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी अपनी प्लानिंग करने के लिए। हम उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करेंगे। हमें ये काम पहले कर लेना है, ये काम बाद में करना है और इससे हमें लाभ मिलेगा। मान लीजिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करेंगे और आपको धन मिल जाएगा। नौकरी का योग बन रहा है, ज़्यादा प्रयास करेंगे, नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह और भी घटनाएं जिनके योग बन रहा है, अगर आपने उस दिशा में सही समय पर प्रयास किया, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले 4 महीनों में कब कब किस किस चीज़ का योग बन रहा है इसकी जानकारी पहले से रहे और आप उसका लाभ ले सकें। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में गोचर करेंगे। शनि का गोचर 4th भाव में है। गुरु 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 अप्रैल को 6ठे भाव में आ जाएंगे। राहु के साथ गुरु की युति बनेगी। केतु का गोचर 12वें भाव में है। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इन्हीं के गोचर के आधार पर मैं आपको 10 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में आगे कैसे बढ़ता है। बीते समय में जो हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है, आगे बढ़ता है। असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके जीवन में जिन ग्रहों के बारे में चर्चा करूँगा उनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी तो उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर घटित हुआ होगा। और ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी और फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में 7वें भाव में है और राहु का गोचर मेष राशि 6ठे भाव में। ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल का संबंध बहुत खराब योग माना जाता है। मंगल राहु से 2nd हाउस पर थे। देखिए, पहला, दूसरा, राहु से दूसरे भाव पर मंगल। तो राहु को तो मंगल का बल मिल गया, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, मंगल पीड़ित हुए। और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी। स्वाभाविक तौर पर आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता बढ़ी। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं,
शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो, और हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ी, दूसरे भाव पर, वाणी के भाव पर। तो वाणी में कटुता, उग्रता, क्रोध, और दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों के बीच भी बिला वजह की कलह, तनाव की स्थिति बनी होगी। दूसरी बात, मंगल जब वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे तो केतु का गोचर 12वें भाव में था, और केतु से अष्टम भाव पर मंगल थे। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। केतु से अष्टम पर मंगल थे। अष्टम भाव क्या होता है? दुख का, पीड़ा का, कष्ट का, दुर्घटनाओं का होता है। केतु अचानक घटित होने वाली घटनाओं के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। मन में निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ होगा, कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हुई होगी। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और मंगल पीड़ित थे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, बड़े भाई से विवाद, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं आई होंगी। और मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में ज़्यादा ही पीड़ित हुए तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ी, मंगल पीड़ित थे तो धन के संचय में बाधा आई। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद कोई हुआ होगा, आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी, घबराहट, लगातार सिरदर्द, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। शनिदेव कर्म के कारक हैं। अब शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया। पहले मकर राशि में थे और फिर कुंभ राशि में आ गए। जैसे ही राशि परिवर्तन किया, ठीक 13 दिन के बाद अस्त हो गए, और पूरे फरवरी माह में शनि अस्त रहे। 30 जनवरी से और 6 मार्च के बीच शनि अस्त रहे। तो शनि के अस्त होने का प्रभाव ये पड़ा कि कामकाज प्रभावित हुआ, चूँकि शनि कर्म के कारक होते हैं। काम में मन नहीं लगा, कार्यक्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, कोई काम आप शुरू करना चाहते थे वो नहीं कर पाए होंगे, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति, और जो लोग शनि से संबंधित कार्य करते हैं, किसी तरह के निर्माण कार्य से संबंध रखते थे, उनका कार्य प्रभावित हुआ होगा। और चूंकि शनि लाभ के भी कारक होते हैं, तो जब कार्य प्रभावित हुआ तो धन प्राप्ति बाधित हुई। आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं। और अगर कहीं आपने किसी को कर्ज दे दिया हो तो वो पैसा आपका फंस गया होगा। शनि कष्टों के कारक होते हैं, पीड़ा के कारक होते हैं। तो आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। हालांकि सबके साथ नहीं आई होंगी, लेकिन जिनके जीवन में शनि या मंगल की या केतु की या राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा जो मैंने बताया है। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। पहली जो डेट है उसका संबंध आपके धन प्राप्ति, संतान, विवाह, शिक्षा
और नौकरी से है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु और शुक्र को धन का, विवाह का, संतान का कारक माना जाता है। और अगर ये पंचम भाव में गोचर करें तो नौकरी के भी कारक होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पर गुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर हुआ 15 फरवरी को। शुक्र और गुरु की युति बनी। महत्वपूर्ण बात कि ये शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के गुरु के साथ युति बना रहे हैं। 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। उच्च के शुक्र और गुरु की जब यहाँ पर युति बनी तो धन प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के, विवाह के प्रबल योग बने। और चूँकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं तो विवाह का योग बना। गुरु और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो हर तरह का लाभ और भाग्य का सपोर्ट भी मिला, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर। और ये सब चीज़ें मिली किसको? आपको, क्योंकि लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि है। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। तो 15 फरवरी से 12 मार्च ये पहली डेट है जबकि शुक्र का और गुरु का प्रबल धन योग आपकी कुंडली में बनेगा। इसके बाद दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। शुक्र का गोचर जब अपनी ही राशि में होता है और केंद्र के भाव में होता है तो शुक्र मालव्य राजयोग बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे 6 अप्रैल को। यहाँ मंगल हैं, लेकिन मंगल 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र अकेले गोचर करेंगे और केंद्र के भाव में हैं अपनी ही राशि में, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग धन का योग होता है, विवाह का योग होता है, संतान का योग होता है। और जिन जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बन जाता है वो जातक कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, फिल्म जगत, मॉडलिंग का क्षेत्र, ग्लैमर इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स, इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित करते हैं। और चूंकि शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा कि लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। और ये योग आपके जीवन में बनने जा रहा है 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। मालव्य राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग बहुत ही शुभ योग होता है, व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। भले ही ये शॉर्ट पीरियड के लिए बन रहा है, लेकिन आपको कला के क्षेत्रों से, मॉडलिंग के क्षेत्रों से, फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों में अपूर्व लोकप्रियता देने वाला होगा। और चूंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का, सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो प्रबल लाभ के योग बनेंगे 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। सप्तम भाव में शुक्र हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो होते हैं दाम्पत्य सुखों के भी कारक होते हैं,
लव रिलेशंस के कारक होते हैं और आपके विवाह के भी कारक होते हैं। व्यापार में उन्नति, धन की प्राप्ति, विवाह और संतान का योग बनेगा 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। अब बात कर लें छात्रों के लिए कौन सा टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, मंगल और गुरु। अगर सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं तो मंगल सैन्य क्षेत्र के कारक हैं, मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं, फायर रिलेटेड वर्क्स के कारक हैं, टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के कारक हैं। गुरु फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के कारक हैं। गुरु काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में आपको नौकरी भी दे सकते हैं और स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। अब अगर सूर्य, गुरु और बुध भी नौकरी के कारक होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ट्रैवल टूरिज्म के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में। बुध, गुरु और सूर्य अगर तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करें और वह भी पंचम भाव में, जहाँ से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है, सूर्य, गुरु, बुध, सन, मरकरी, जुपिटर, ये तीनों ही ग्रह कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे 15 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल के बीच में। और 16 मार्च को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं। तीनों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं। मंगल गुरु के भी मित्र हैं, मंगल सूर्य के भी मित्र हैं। तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या फिर विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के क्षेत्र में, या फिर डिफेंस में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अगर आपने एफर्ट किया और सूर्य, गुरु, मंगल इनमें किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हुई तो आप ये निश्चित रूप से समझें कि आपको नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। और एक और डेट है जो कि शनि और सूर्य से संबंध रखती है, और वो भी उन जातकों के लिए है जो शासन प्रशासन में, राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उच्च पद, मान सम्मान देने वाला होता है, स्टेटस बढ़ाने वाला होता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने वाला होता है, और वह होता है शनि और सूर्य का संबंध। शनि सूर्य एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, लेकिन शनि और सूर्य अगर एक दूसरे से त्रिकोण पर हों तो ये प्रबल राजयोग बनाते हैं। और सूर्य का गोचर 15 जून को अष्टम भाव में होगा। शनि से पंचम पर हैं सूर्य 1, 2, 3, 4, 5, और सूर्य से नवम पर हैं शनि। नवम पंचम का योग बना, शनि सूर्य त्रिकोण पर हुए। ये समय जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 15 जून से लेकर के
और 17 जुलाई तक का जो समय है, इस गोचर काल में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस ग्रो करेगा और धन की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन, इसके बारे में। देखिए, शनि का गोचर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और यहाँ पर शनि शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है, लेकिन ये सफलता कब मिलती है? शनि वाहन के कारक, शनि निर्माण के कारक, मंगल भूमि के कारक, मंगल प्रॉपर्टी के कारक। तो कब? जब शनि और मंगल एक्टिवेट हों। शनि और मंगल एक्टिवेट कब होंगे? जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। देखिए, मंगल 13 मार्च तक सप्तम में है, 13 मार्च को मंगल अष्टम में आ जाएंगे, शनि से पंचम पर हो गए और मंगल से शनि नवम पर आ गए। शनि मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए। एक दूसरे से त्रिकोण पर जैसे ही शनि और मंगल आएंगे, नवम पंचम का योग बनेगा, शनि भी एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट होंगे। दोनों ही अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। आप वाहन खरीदना चाहते थे, 4 व्हीलर खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद लेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद सकते हैं। ज़मीन खरीदना चाहते थे, खेती की ज़मीन खरीदना चाहते थे, कोई फार्म हाउस बनाना चाहते थे, वो भी आप करेंगे। मकान का निर्माण करना चाहते थे, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं और शनि एक्टिवेट हैं, तो आप मकान का निर्माण भी करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 13 मार्च से लेकर के और 10 मई तक ये स्थिति आपकी कुंडली में रहेगी। शनि और मंगल दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे, तो आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का योग बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ मंगल एक्टिवेट होंगे, अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। और अगर आप ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स की प्रॉब्लम या इस तरह की कोई और समस्या, तो आपको सावधान भी रहना होगा। और इसके बाद मंगल गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि में शुक्र भी गोचर करेंगे, और यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति बनेगी। मंगल और शुक्र जब एक साथ होते हैं, मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ता है, लव रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। और शुक्र चूँकि सप्तम के स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव में जब ये युति बनेगी तो विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेश से धन कमाने का भी योग बनेगा, विवाह का भी योग बनेगा। और ये संभव है कि आपका विवाह विदेश से हो। अब देखिए, विदेश का मतलब अमेरिका, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब वो स्थान जहाँ पर कल्चर चेंज हो जाए, भाषा चेंज हो जाए थोड़ा बहुत। आप यूपी में हैं, आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में है बिहार चले जाइए, बिहार है बंगाल चले जाइए, बंगाल में है आप तमिलनाडु चले जाइए, ये सब विदेश माना जाता है। तो आपका विवाह भी विदेश से हो सकता है, व्यापार के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, नवम में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ भाग्य भाव में,
तो विदेश जाने में इस समय आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 30 मई से लेकर के और 7 जुलाई तक रहेगा। 7 तक शुक्र रहेंगे, 1 जुलाई तक मंगल रहेंगे, तो मंगल शुक्र की युति बनेगी। अब बात करते हैं कि व्यापार और विदेशी व्यापार से संबंधित कौन सा कालखंड है जो विशेष महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में व्यापार के जो मुख्य कारक हैं वो हैं शनि, शुक्र और बुध। शनि हैं रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार व्यवसाय, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार, कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यापार व्यवसाय या भूमि के नीचे के पदार्थों से संबंधित व्यापार व्यवसाय। शुक्र हैं कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के कारक, और बुध हैं हर तरह का व्यापार, चाहे वो रिटेल डीलरशिप हो, चाहे होलसेल डीलरशिप हो, खास करके शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय, धन से संबंधित साहूकारी से संबंधित व्यापार व्यवसाय हो, या फिर मार्केटिंग और इंश्योरेंस से संबंधित हो, या फिर शेयर बाजार से संबंधित। हर तरह के व्यापार के कारक जो हैं वो शुक्र और बुध होते हैं, शनि होते हैं। लेकिन ये ग्रह अपना फल कब देंगे? जब ये एक्टिवेट होंगे। और एक्टिवेट कब होंगे? जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। तो शुक्र जो हैं वो 2 मई को मिथुन राशि में आएंगे अष्टम भाव में, शनि से त्रिकोण पर होंगे। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं शनि, वी यानी वेनस शुक्र। जब शुक्र और शनि एक्टिवेट होंगे तो रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार व्यवसाय में उछाल आएगा, कला और सौंदर्य से संबंधित व्यापार व्यवसाय में उछाल आएगा। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं। पार्टनरशिप में व्यापार हो या विदेशी व्यापार हो, इसके लिए इस समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। और ये समय कौन सा है? ये समय है 2/5 से लेकर के और 30/5, 2 मई से 30 मई के बीच में शुक्र जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे। और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही एक्टिव रहेंगे। अब इसके बाद बुध के बारे में बात करते हैं। बुध जब शनि से त्रिकोण पर होंगे तो बुध एक्टिवेट होंगे, तो बुध से संबंधित व्यापार व्यवसाय जो मैंने आपको बताया उसमें आपको सफलता मिलेगी। और बुध अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, शनि शश राजयोग बना रहे हैं, और शनि से बुध त्रिकोण पर हैं, नवम पंचम का योग बन रहा है। तो ये समय व्यापार की दृष्टि से और व्यापार से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। और ये टाइम पीरियड है 24 जून से लेकर के 8 जुलाई। थोड़ा ही समय है, शॉर्ट टाइम है, लेकिन ये इतने ही समय में अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपके व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी करा देंगे। नवी डेट आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखिए, गुरु का गोचर 21 अप्रैल को छठे भाव में आ जाएगा। यहाँ पर राहु हैं। राहु छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह
वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर केतु भी अच्छा रिजल्ट देंगे और राहु भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि आप गुरु को और राहु को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए राहु क्या है, राहु आपके मन में भय पैदा करते हैं, अनजाना डर पैदा करते हैं, राहु संदेह पैदा करते हैं, शक शुबहा पैदा करते हैं, और राहु अचानक से एक्टिवेट होकर के नेगेटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। यानी काम अगर आपका बंद है तो एकदम से चालू हो जाएगा, काम अगर चालू है एकदम से बंद हो जाएगा, ये राहु करते हैं। तो राहु को मैनेज कैसे करें? गुरु के द्वारा। गुरु क्या है? ज्ञान बुद्धि विवेक। तो आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए राहु को अगर कंट्रोल कर लें, यानी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल घर से, मन से बाहर निकाल दें। और राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं, गुरु भी विस्तार को शो करते हैं, लेकिन राहु का विस्तार अचानक से होने वाला बहुत बड़ा विस्तार होता है। तो ये आपकी कुंडली में गुरु और राहु पूरे एक वर्ष तक 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। गुरु तो अप्रैल 2024 तक रहेंगे, लेकिन राहु जो हैं वो 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 30 अक्टूबर तक अगर आपने मैनेज किया राहु को, अपने कार्य व्यवसाय को विस्तार दीजिए बिना किसी डर के, और सीक्रेसी मेंटेन करिए, अपनी प्लानिंग्स को किसी से शेयर मत कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और अंतिम घटना, अंतिम डेट जो है वो है मंगल से संबंधित। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि 13/3 को मंगल अष्टम में आ जाएंगे और 10 मई तक मंगल अष्टम में रहेंगे। इस गोचर काल में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड के, सर्जरी के, एक्सीडेंट के, दुर्घटनाओं के कारक होते हैं। तो इन डेट्स का पूरा से पूरा आप लाभ उठा सकें, इसके लिए आप की कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर स्थिति में है उसका उपाय करें। जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा गतिमान है उसका भी उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं।
पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।